नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। अरावली, जिसे दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन कहा जाता है, आज एक नए और संवेदनशील विवाद के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहाड़ियों की नई परिभाषा 100 मीटर ऊंचाई तय किए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाके में खनन का रास्ता खुल जाएगा। पर्यावरणविद और विपक्षी दल चेतावनी दे रहे हैं कि यह फैसला अरावली के इकोलॉजिकल बैलेंस को कमजोर कर सकता है, जिससे अवैध खनन बढ़ेगा, भूजल गिरेगा, धूल और गर्मी बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर की हवा और खराब होगी। दूसरी तरफ सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। यह फैसला संरक्षण के लिए है, खनन को बढ़ावा देने के लिए नहीं। और अवैध खनन रोकने के लिए नई गाइडलाइंस, ड्रोन मॉनिटरिंग और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान लाए जा रहे हैं। इसी टकराव के बीच सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। सवाल यही है, क्या यह फैसला अरावली को बचाएगा या उसे कमजोर करेगा? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिवपाल शिवमणि यादव जी हैं, जो कि पूर्व एचओडी एवं डीन रहे हैं वो ज्योग्राफी के बीएन कॉलेज, और चंद्रशेखर हैं पर्यावरणविद, और इसके अलावा हमारे सीनियर रिपोर्टर संदीप है। संदीप, ये तो बड़ा चिंताजनक है। अरावली को लेकर जो कुछ चल रहा है देश में, ये तो आम लोगों के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी और सरकार समझ नहीं पा रही है। क्या है ये राजनीति और किसको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है? देखिए प्रेम सर, जिस तरह से बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है और माना जाता है कि 150 करोड़ वर्षों से भी पुराना है। जब हिमालय की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे भी पुराना ये है। और गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली समेत लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। और कहा जाता है कि जो रेगिस्तान यानी कि थार मरुस्थल है, उसको फैलने से रोकता है, और जितनी भी दूषित हवा आती है दिल्ली में, उसको भी ये रोकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से भूजल स्तर की बात करें, यानी कि वाटर रिचार्ज की अगर बात करें, तो उसमें भी काफी मददगार होता है। लेकिन जिस तरह से सरकार और यहाँ पर विपक्ष के बीच जो राजनीति हो रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो 100 मीटर की परिभाषा का जिसका जिक्र आपने भी किया, उसके बाद से यहाँ पे राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई। और सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली के नाम से कैंपेनिंग भी चल रही है, जिसको कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। कांग्रेस भी जहाँ कह रही है कि वो भी पैदल यात्रा निकालेंगे, तो उसके साथ साथ कई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है राजस्थान के, जो पैदल मार्च के लिए कह रहे हैं। और जिस तरह से जानकारी अभी हमें प्राप्त हो रही है कि कांग्रेस ने 26 दिसंबर को पैदल मार्च सेव अरावली के कैंपेनिंग के तहत पैदल मार्च का आह्वान किया है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि अब हम कागज से या मीटर से पहाड़ों पर नापेंगे। ये आने वाले भविष्य के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब इससे किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? जिस तरह से अगर पॉलिटिकली अगर बात करें राजनीति के तौर पे, तो कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर अपने जो उनका सोशल मीडिया का पेज है, वो वहां पर भी उन्होंने काफी सारी वीडियोस डाली है। और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से लगातार ए स्क्वायर पर निशाना साधते रहते हैं, तो उसको लेकर के हालांकि उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार और मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। तो राजनीति काफी ज्यादा तेज हो रही है। अखिलेश यादव जहां कह रहे हैं कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं है, हमारा संकल्प है, तो कई सारी विपक्षी पार्टियों का समर्थन इस समय मिलता हुआ दिख रहा है। सेव अरावली के नाम से इस समय ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो हम ट्विटर एक्स की बात करें या फेसबुक या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें। लेकिन इस पर काफी ये चिंता का विषय है कि अगर अरावली
हिल्स पर अगर जिस तरह से खनन को अगर बढ़ावा मिलता है, हालांकि 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद से, लेकिन जमीनी स्तर पर उस तरह का कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था। लगातार रिसोर्ट, फार्म हाउस, इस जितने भी अरावली हिल्स से सटे इलाके हैं वहां पर बिल्टअप हो रहे थे और भूमाफिया को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है लगातार कि इससे भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का लोग क्या करेंगे, जनता क्या करेगी जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे? क्योंकि पहाड़ ऐसी चीज है और कि अगर नेचुरल चीज है, अगर वो एक बार चली गई तो दोबारा वो लौट करके नहीं आएगी वापस। तो चिंता का विषय तो यहाँ पर जरूर है ये। शिवमुनि यादव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, चंद्रशेखर जी मैं आपके पास भी आऊंगा। और ये जो फैसला है इससे दिल्ली एनसीआर को सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात हो रही है। पर्यावरण की मार पहले से ही दिल्ली एनसीआर झेल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बिहार को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उत्तर भारत को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो अरावली पहाड़ियों को काटने से वैसे तो सीधा बड़ा नुकसान कुछ नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के रूप में असर होगा, क्योंकि अरावली दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक बैरियर, जल रिचार्ज जोन और वायु फ्रीजर का काम करती है। इसके कटाव से जो धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी, जल संकट गहराएगा, मानसून प्रभावित होगा और तापमान जो है वो बढ़ेगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत की हवा और पानी पर पड़ेगा, जिसमें बिहार भी शामिल है, क्योंकि ये समस्याएं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अगर मैं मुख्य नुकसान की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट नुकसान है, उसमें लोग कह रहे हैं कि बढ़ता जो वायु प्रदूषण है, जो सबसे बड़ा मामला है, वो है कि अरावली दिल्ली एनसीआर की जो धूल भरी आंधियों को वो रोकती है। इसके कटने से ये आंधियां और प्रदूषण जो है बिहार तक पहुंच सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी। इन्हीं सब चीजों पर हम आपसे जवाब लेंगे। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, अरावली क्षेत्र मानसून पैटर्न को नियंत्रित करने और तापमान को कम रखने में मदद करता है। इसके कटाव से पूरे उत्तर भारत का मौसम असंतुलित होगा। सबसे पहले आप चंद्रशेखर जी बताइए कि जो ये फैसला है जिस पर सरकार मौन है, उसको लेकर आप कितना चिंतित हैं और किस तरीके से लोगों को रिएक्ट करना चाहिए, और सरकार जो कर रही है वो कितना अनुचित या उचित है? नमस्कार प्रेम शंकर जी और संदीप जी। कुछ बातें जो वो ये कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जैसा कि अभी संदीप जी ने बताया, यह करके आपको उत्तर पूर्व में दिल्ली तक जो है लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि प्रकृति की जो घटनाएं होती है वह अमूमन अपने आप को संरक्षित भी करती है। जैसे कि हिमालय जो है वह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा, यदि हिमालय न हो तो उत्तर भारत जो है वह बर्फ के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले पर्यावरणविद से लेकर के जो इसके विशेषज्ञ है उसके साथ सलाह मशविरा करके डिसीजन लेना चाहिए। अब आप देखिए, ये 600 किलोमीटर की जो पहाड़ी है, आप इसमें सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट आबू है वह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और जैसे ही इसको ध्वस्त किया जाएगा तो जिसके दूसरे किनारे की तरफ जो बसा हुआ प्रदेश है, दिल्ली हो गया, हरियाणा कुछ पार्ट है, ये सारे के सारे आप रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। आप देखेंगे कि भरतपुर जो उत्तर प्रदेश और उसके दिल्ली से सटा हुआ है, थोड़ा मतलब पास में, और उधर आप जिंद देख लीजिए। आप जिंद डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि वहां उसका जो राजस्थान से सटा हुआ वो बिल्कुल बालू वाला क्षेत्र है। तो अरावली पहाड़ी न सिर्फ उत्तर भारत के इन प्रदेशों को रेगिस्तान होने से बचाता है, अपितु बहुत बहुत सारे जल का जो लेवल है, भूमि के अंदर जो जल का लेवल है, उसको भी संरक्षित करता है। यदि आप सैटेलाइट से इसकी तस्वीर देखेंगे
तो अरावली के एक तरफ आप हरियाली देखेंगे और एक तरफ आप देखेंगे रेगिस्तान है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार जो है यदि उद्योगपति के दबाव में आकर के जो खनिज को लेकर के ऐसा कर रही है, तो आई थिंक यह देश के लिए आत्मघाती फैसला है। जी चंद्रशेखर जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं चलता हूं शिवमुनि यादव जी के पास, जो कि भूगोल के प्रोफेसर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि क्या अरावली जैसी प्राचीन जो पहाड़ियां हैं, अगर मैं श्रृंखला की बात करूं तो श्रृंखला को केवल ऊंचाई के पैमाने पर परिभाषित किया जा सकता है? क्या 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों को पहाड़ी नहीं मानने से वहां जो खनन अगर आप करने की बात कर रहे हैं, तो वो उससे कितना आप नुकसान देख रहे हैं और कितना इसको जायज मानते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पर्वत के बारे में ये स्पष्ट किया जाता है कि अपने समीपवर्ती क्षेत्र में वो तुलनात्मक रूप में ऊंचा भूभाग हो, उसमें पीक्स हो, उसमें रेंज हो। कहीं भी कोई ज्योग्राफर या कोई जियोलॉजिस्ट ये स्पष्ट नहीं किया है कि किसी पर्वत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इसलिए यह पैरामीटर जो तय किया गया है कि 100 मीटर, ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे कि अरावली पर्वत एक समय हिमालय से भी ऊंचा था, और ये भारत का ही नहीं, विश्व के जो प्राचीनतम पर्वत हैं उसमें 2 ही पर्वतों की समरूपता है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पर्वत और भारत का अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत के लिए प्रकृति का वरदान था, जिसे हमने अभिशाप में बदलना शुरू कर दिया है। और जैसा आपने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में कहा कि भारत सरकार के कोई मंत्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, शायद उनको ज्ञात भी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसमें है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसी प्लानिंग की जाए, ऐसा विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, पर्यावरण का संरक्षण हो सके। तो यदि सरकार यह तय करती है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले भाग में हम खनन शुरू करेंगे, तो क्या भारत का केवल अरावली क्षेत्र ही खनन क्षेत्र है? हम जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटो, जिसे कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, विश्व का सबसे रिचेस्ट मिनरल्स बेस्ट है, तो अरावली ही है। अगर ऐसा होता कि भारत में केवल अरावली ही क्षेत्र जो है मिनरल्स बेल्ट होता और कोई बेल्ट नहीं होता, तब बात सोची जा सकती थी। अरावली जो है, भारत को आप देखें कि केवल जलवायु ही नहीं, आपको इकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट के लिए भी अनिवार्य है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी बचाता है। आप देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, आज अरावली नहीं होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का दक्षिणी भाग ये भी कहता है डेजर्ट हो गया रहता। इसलिए जो अरावली हमको जो है वेस्टर्ली पछिया हवा के डस्ट से, लू से बचाता है, और जो बे ऑफ बंगाल का मॉनसून जो है, जो मेघालय, असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है, उसे अरावली को पार नहीं करने देता है। इसलिए ये दोनों दृष्टि से, चाहे आप वेस्टर्ली देखें या मॉनसून देखें, ये कहता है कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए रक्षक है। और केवल एनसीआर की बात नहीं है, ये भारत सरकार चर्चा करती है एनसीआर तो भाई एक पार्ट है, अरावली का उत्तरी पार्ट है। आप जरा देखें ना, आप हरियाणा का भाग देखें, आप राजस्थान का भाग देखें, आप गुजरात का कच्छ से जो भाग शुरू होता है, हर जगह इंपैक्ट होगा। ऐसा कोई थोड़े नियम बना है कि एनसीआर में ही खनन होगा। जब 100 मीटर का दायरा हो जाएगा तो कच्छ से लेकर एनसीआर तक कहता है कि खनन शुरू हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग देखे हैं कि मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो,
बार बार ये खबर जो है वर्षों से आती रही है कि हिमालय आपको अरावली में अवैध तरीके से खनन हो रहा है। जो अवैध तरह से खनन हो रहा है उसको हमको लगता है सरकार वैध ढंग से खनन को प्रोत्साहन कर रही है। इसलिए ये भारत के पर्यावरण के लिए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट के लिए खतरा है। और शिवमुनि जी, जैसा शिवमुनि कि जी, बिहार के संदर्भ में एक लाइन बता दें कि जो ग्लोबल वार्मिंग का एज है, जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तापमान बढ़ते क्रम में है, वर्षा का अनुपात घटते क्रम में है। यदि अरावली में खनन होगा, अरावली की ऊंचाई घटेगी तो उसका प्रभाव सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी पड़ेगा। जी शिवमुनि जी, थोड़ा सा कैमरा सा पीछे हो जाइए, हल्का सा पीछे हो जाइए। और एक अच्छा। सवाल हम और आपसे लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ आप कह रहे हैं तो हम ये समझें कि क्या 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों को पहाड़ी नहीं मानने से वहां खनन का जो कानूनी रास्ता है वो खुल जाता है? अरे भाई, तो तय करने वाला कहता है कि पर्वत, पठार, समतल मैदान, तीन जो है स्थलीय भाग के मुख्य स्वरूप है। तो इसको डिफाइन कोई जियोलॉजिस्ट करेगा, कोई ज्योग्राफर करेगा कि कोई पॉलिटिशियन करेगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। पहले देखना चाहिए कि जितने लोग जो है पर्वत, पठार और समतल मैदान को परिभाषित किए हैं उसमें कोई स्पष्ट कर दे कि ये लिखा हो कि 100 मीटर का एक पैरामीटर होना चाहिए पर्वत की ऊंचाई के लिए। ऐसा तो कहीं नहीं है। आप जो देखेंगे विंध्यन पर्वत है, सतपुरा पर्वत है। आप बिहार में देखिए ना, आप जो जाते हैं देवघर के एरिया में तो सुइया पर्वत है, अबरखा पर्वत है, कितनी उसकी ऊंचाई है? उसकी ऊंचाई तो कहता है कि 25 या 50 मीटर भी नहीं है। तो क्या उसको हम पर्वत नहीं मानेंगे? अरावली जो है एक रिसिडुअल पर्वत जिसे हम कहते हैं डाइसेक्टेड पर्वत है। एक यह जो है पुराना जो है फोल्डेड माउंटेन है। यह हिमालय से भी ऊंचा था और 150 अरब वर्षों में इसकी ऊंचाई घिसते घिसते आज इसकी ऊंचाई घट गई है। यानी पहले यह हिमालय से भी ऊंचा पर्वत था। तो अब जो हमको ये वरदान के रूप में मिला उसको हम अपने ही हाथों से हम अभिशाप के रूप में क्यों बदल रहे हैं? जी संदीप जी जो सर। कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो कुछ सरकार कर रही है या करने का सोच रही है वो तो गलत है ही, गैर कानूनी है ही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सामने रखकर ये सब चीजें हो रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि 90 मीटर से नीचे खनन नहीं होगा, ये दावा कर रही है। क्या ये बात स्पष्ट लिखित आदेश और नियमों में दर्ज है? अगर है तो इसकी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जब हंगामा हुआ, विरोध हुआ, तो उसके बाद सरकार बचाव में आ गई, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया आप देख ही रहे हैं किस तरीके से वो हो रहा है। जी देखिए प्रेम सर, जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया और प्रोफेसर साहब ने जिस तरह से बताया, काफी स्पष्ट रूप से व्यूवर्स भी समझ गए होंगे इस बात को। देखिए, जिस तरह से माइनिंग होती है, माइनिंग से कहीं भी माइनिंग हो, उससे इरिवर्सिबल डैमेज होता है, वो रिपेयरेबल नहीं है। और जिस तरह से अरावली हिल्स है, वो कोई यंग हिमालय नहीं है कि वापस वो बन जाएंगे। एक बार अगर आपका हिस्सा गया तो गया। जिस तरह से सरकार कह रही है कि 90% जो हिस्सा है वो संरक्षित रहेगा, लेकिन तमाम जितने भी जो भूगोल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जितने भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आप ने जो 100 मीटर की जो परिभाषा यहाँ पर दी है, तो ज्यादातर हिस्सा तो 100 मीटर से कम का ही है, जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने भी किया कि वो घिसते घिसते बहुत ही कम रह गया है। तो इसमें से 90% हिस्सा तो फिर 100 मीटर से कम हो जाएगा। तो जो वो एक लीगली तौर पे, यानी कि लीगल तौर पे वो माइनिंग के लिए खुल जाएगा और माइनिंग से सिर्फ डैमेज ही होगा। और खनन की जो बात करें, वो खनन तो अभी भी इलीगल तरीके से वहां पर हो रहा है। अगर हम अतीत की बात करें तो क्या अतीत में अवैध खनन रोकने के सरकारी जो दावे अभी तक हुए हैं, जमीनी स्तर पर पूरी तरह कभी सफल नहीं रहे प्रोफेसर साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हम लोग तो बताया हमने कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया से
हम लोग देख रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि सरकार जो है उस अवैध खनन को वैध करना चाह रही है। अभी आपको बता दूं, मैं अभी हाल ही में मैं दिल्ली में था, और जो है गुड़गांव और फरीदाबाद का जो एरिया है, जो डिवाइड लाइन जो होता है, वहां हमने देखा एक कार्यक्रम में हम लोग थे, जो है एक जो फार्म हाउस में, जो है कनेर फार्म हाउस में, और उसके जाने के क्रम में हम लोग देखे कि अरावली का जो अंश है, हिस्सा है, उसको कैसे डैमेज किया जा रहा है, उसे कैसे काटा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि हमको ये तय करना है कि क्या भारत में केवल मिनरल्स बेल्ट के रूप में अरावली ही है कि और कोई भूभाग है। सबसे बड़ी बात जो है, मिनरल्स के रूप में नहीं, अक्सर लोग बताते हैं कि स्टोन क्रशर के रूप में, यानी उससे बिल्डिंग मटेरियल जो निकालने के रूप में अरावली का खनन हो रहा है, यानी मिनरल्स के लिए नहीं बल्कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए अरावली का खनन हो रहा है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को कहता है कानूनी जामा पहनाना। ये भारत के पर्यावरण के लिए अनुकूल पक्ष नहीं है। इसलिए जो पर्यावरणविद हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, अरावली जी का संरक्षण होना चाहिए। शिवमोनी जी, ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं चंद्रशेखर जी के पास जा रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि ड्रोन और टेक्नोलॉजी की निगरानी की बात हो रही है, लेकिन क्या प्रशासनिक इच्छा शक्ति उतनी मजबूत है? आपको क्या लगता है? आवाज नहीं आ रही है। चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है संदीप, जी सर। हम देखते हैं कि आवाज क्यों नहीं आ रही अब आ है। रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। मतलब संदीप जी की आवाज तो आ रही है, लेकिन प्रेम जी जी की सर। आवाज नहीं आ रही। संदीप, आप सवाल कर लीजिए उनसे। चंद्रशेखर जी, मैं जानना चाहूंगा कि अगर इस तरह से सरकार ने जो ये 100 मीटर का परिभाषा दी है, तो जाहिर सी बात है अगर माइनिंग होगी तो जंगल के कटाव भी होंगे, तो जो स्पेसीज वहां पे रहते हैं, जो पक्षी या जानवर वहां पे रहते हैं, उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि उनको तो जिस तरह के वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तरह तरह की जैव विविधता है वहां पर, तो उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि उन्हें तो खुली जगह चाहिए रहती है घूमने के लिए, तो उन पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। प्रकृति जो अपने आप को सजाती है, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बातों को हमें समझना होगा कि डायनासोर जो एस्ट्रॉयड के टकराने से डायनासोर का खात्मा हुआ, उसके बाद हम लोग का आविर्भाव हुआ, तो यह प्रकृति या खगोलीय घटनाओं की वजह से मनुष्य आज जो है पृथ्वी पर है। यदि वो एस्ट्रॉयड नहीं टकराया होता तो हम और आप इस तरह बात नहीं कर रहे होते। तो प्रकृति ने जो अपने आप को सजाया है, पृथ्वी ने जो अपने आप को सजाया है, जिससे कि मानव जीवन या अन्य जीव जंतु संरक्षित हो रही है, संवर्धित हो रही है, मुझे लगता है कि बिना ठोस और पुख्ता वैज्ञानिक रिसर्च के यदि आप किसी तरह की कवायद करते हैं तो आप प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि चाइना ने 3 गॉर्जियस डैम बनाया, और वह डैम इतना विशाल है कि पृथ्वी के रोटेशन गति को बाधित कर दिया है। तो हम अपने भौतिक विलासिता को लेकर के इतने, और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं, यदि ऐसी मानसिकता सरकार की है तो मुझे लगता है कि जात धर्म सबको छोड़ करके देश के हित में सभी बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, अरावली की वजह से बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां की आप राजस्थान में तो हैं, लेकिन पर्यावरण सुंदरता उसकी बहुत अभूतपूर्व है। आप देखिए कि क्या दिल्ली रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाए, आपको क्या कहते हैं हरियाणा के बहुत सारे भाग रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाए, तो क्या होगा? और भी गर्मी बढ़ेगी। तो प्रकृति के किसी
का मतलब एग्जिस्टेंस को लेकर के सरकार का ये जो मतलब कवायद है वह बेसिकली मरुस्थल पर तब्दील हो जाएगा। ये आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह पृथ्वी हजारों साल तक बर्फ से ढका रहा। यह सब खगोलीय घटनाओं का हम एक दौर बता रहे हैं आपको। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को वैज्ञानिकों की एक टीम बना करके गहन रिसर्च करके देश हित में इस तरह के आत्मघाती फैसले को रोकना होगा। नहीं तो आप देख लें, मैं ये कहता हूं कि अमेरिका ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्ण बनाए रखा है। उसका कोयला रिजर्व है, वो बाहर से वो कर रहा है, बहुत सारे मिनरल्स उसके रिजर्व है, वो उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। वो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिसोर्स वो अपने संसाधन पैदा कर रहा है उससे वह अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। वही अब क्या कहते हैं चाइना ने किया। चाइना ने 19 ट्रिलियन जो है आपको इकोनॉमी बिजनेस खड़ा कर दिया है और प्रोडक्शन का इतना हाई। आप अपने रिसर्च पे खर्च कीजिए ना, अपने विज्ञान। आपके यहाँ से आपका जो वैज्ञानिक है वह इतना प्रभावी है कि बहुत बड़े बड़े कंपनियों का सीईओ है भारत का बंदा। आप रिसर्च पे कितना है? 2 मिलियन यहाँ का 2 बिलियन जो है रिसर्च पे खर्च है और चाइना का 450 बिलियन रिसर्च पे खर्च है। आप उसके माध्यम से यहाँ आप जो है प्रोडक्शन तैयार कीजिए। आप संसाधनों के जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिया है उसको उपभोग करके भारत के 2 तरह से हम घाटा कर सकते हैं। एक तो हम विपन्न हो जाएंगे और दूसरा पर्यावरण हमारा बर्बाद हो जाएगा। ये जो भाग है मरुस्थल के तौर में तब्दील हो जाएगा। जी शिवमुनि यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर हम बात करें अरावली के कमजोर होने का, कि अरावली का जो कमजोर होना, इसलिए आप मुझे बताएंगे संदीप जी प्लीज। ओके सर। नहीं, मैं शिवमुनि यादव जी से पूछ रहा हूं कि क्या अरावली का कमजोर होना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा है या सीधे दिल्ली एनसीआर के लोगों की सेहत से जुड़ा सवाल है? अगर है तो सरकार इसको इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि वायु प्रदूषण का क्या हाल है, गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली और कुछ हो नहीं रहा है और हालत बहुत खराब है। देखिए, आपको मैं बता दूं, भारत सरकार की एक कमजोरी है। जिस प्रकार की नीति बनती है या उच्चतम न्यायालय में यह जो पक्ष गया उसमें पर्यावरणविद को, जियोलॉजिस्ट को, ज्योग्राफर को और प्लानर को भी रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे माननीय जो अधिवक्ता हैं, कोई आवश्यक नहीं कि जो अधिवक्ता जो हैं वो पर्यावरणविद भी हों, वो कहता है प्लानर भी हों, वो ज्योग्राफर भी हों या वे जो है इन्वायरमेंटलिस्ट भी हों। इसलिए जब इस प्रकार का जो राष्ट्रहित का पक्ष आता हो तो उसमें आपको इनको भी सम्मिलित करना चाहिए और इस प्रकार का मंत्रालय जो जिस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए उसमें भी इन पक्षों की जानकारी होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, जब उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी जब आंदोलन कर रहे थे टिहरी बांध के संबंध में, कोई नहीं सुना। सुंदरलाल बहुगुणा जी चले गए और जिस पक्ष को लेकर वे आंदोलन कर रहे थे उसका खामियाजा हमको 2024 में भुगतना पड़ा। इसलिए कहता है कि जब भी कोई प्लानिंग हो, आप बिहार से बता रहे हैं, जब आपको कोसी बैरेज की बात हो रही थी तो अमरेंद्र मिश्रा जी भी बहुत बार सुझाव देते हैं, या हम लोग भी अपने 45 वर्षों की टीचिंग में एक अनुभव करते हैं कि जब इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए तो उसमें आप क्षेत्र के विशेषज्ञ और भूगोलवेत्ता, पर्यावरणविद को भी रखना चाहिए। क्या यह जो उच्चतम न्यायालय में या सरकार के मंत्रालय में यह निर्णय हो रहा था, उस अवधि में एनसीआर के भुक्तभोगी, हरियाणा या राजस्थान के भुक्तभोगी लोग
जो इसका कहर जो है झेल रहे हैं उनको सम्मिलित किया गया था। यदि सम्मिलित नहीं किया गया था तो निर्णय गलत है, अगर सम्मिलित किया गया था तब निर्णय सही है। हमको तो नहीं लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इस निर्णय में किसी भी पर्यावरणविद को, कोई ज्योग्राफर को, कोई जियोलॉजिस्ट को, कोई प्लानर को सम्मिलित किया गया। इसलिए कहता है कि मुनि जी पर एक चीज और मैं जोड़ दूं इसमें, इसको जो मेजर है जंगल कटाई से लेकर या जो ये खनन की बात हो रही है उसको लेकर, उसके बाद संदीप आप सवाल लीजिएगा चंद्रशेखर जी से, लेकिन मैं शिव मुनि जी से एक सवाल ले रहा हूं कि हवा के बाद एक जल संकट भी बड़ा एक मुद्दा है। उसमें बात ये हो रही है, मुझे लगता है कि अगर ये अरावली धूल रोकने और भूजल रिचार्ज का काम करती है तो क्या उसका आंशिक नुकसान भी बड़े संकट को जन्म नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्यावरणविद जो है ये स्पष्ट कर चुके हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर वाटर के लिए होगा, और उस समय आपको जो है गंगा वैली जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हमारा बंगाल है, ये रिचेस्ट एरिया होगा। और अभी एनसीआर की जो बात करते हैं आप, तो सबसे बड़ा जल संकट अभी जो है गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम में जो लोग घर खरीद रहे हैं वे अपने भविष्य के बारे में भी चिंतित है कि गुरुग्राम में हम सबसे महंगा घर जो साइबर सिटी में ले रहे हैं हम, आने वाले समय में पानी का क्या प्रॉब्लम होगा वहां पर। इसलिए कहता है कि आपको अरावली का जो हम विध्वंस कर रहे हैं, तो आने वाले थर्ड वर्ल्ड वॉर के समय में जो सबसे मूल्यवान जो प्राकृतिक संसाधन पानी है, वो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या से सबसे अधिक जूझना पड़ेगा एनसीआर को। और एनसीआर का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है, चाहे आप फरीदाबाद देखें, चाहे गुरुग्राम देखें, न्यू फरीदाबाद या न्यू गुड़गांव देखें, ये आने वाले बहुत बड़ा संकट का सामना करेगा। जी शिव मुनि जी, हम अपने फाइनल राउंड में आ रहे हैं। संदीप, एक सवाल का जवाब आप मुझे प्लीज सवाल ले लीजिएगा। क्या इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर साझा समाधान पर नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो ये आपसी मतभेद क्यों है? प्रेम सर, जिस तरह से अगर बात करें अभी जो यहाँ स्थिति बनी हुई है, हालांकि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपने देखा होगा किस तरह से अभी जब स्मॉग और फॉग के कारण कितना नुकसान दिल्ली के लोगों को यहाँ पर झेलना पड़ रहा था, लेकिन उस समय सरकार की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हो रहा था। चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात करें तो उस पर भूपेंद्र नारायण मंडल से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि वो आगे आकर के कुछ जवाब देंगे, लेकिन उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब से ये अरावली को लेकर के कैंपेनिंग शुरू हुई है सेव अरावली के बाद, उसके बाद से सरकार लगातार जो है वो अपना स्पष्टीकरण दिए जा रही है। चंद्रशेखर जी, मैं जानना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए सरकार अपना फैसला नहीं बदलती या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलती है, और अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है, यही 100 मीटर का जो पैमाना तय किया गया है, इसी पर अगर माइनिंग शुरू हो जाएगी तो कितना नुकसान हो सकता है? अगर बात करें ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जो वाटर है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, भूल जल स्तर जो है, और साथ ही साथ जो हीट वेव गर्मियों के समय में दिल्ली एनसीआर में चलती है और राजस्थान में जब हीट वेव चलती है, तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, और रेनफॉल पैटर्न किस तरह से चेंज हो जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी और सरकार अगर नहीं अपना फैसला बदलेगी तो जरूर है कि क्लाइमेट चेंज तो होगा, तो उसपे कितना इफेक्ट पड़ेगा रेनफॉल पैटर्न पे, और हीट वेव किस तरह से बढ़ जाएगी? देखिए, जैसे ही दिल्ली का मरुस्थलीकरण होगा तो जो AQI लेवल आप कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आप कर रहे हैं, उसमें धूल की मात्रा बेशुमार हो जाएगी और भू जल जो है वह और नीचे चला जाएगा। तो एक और परेशानी जो है उसको हम जो है मोल ले रहे हैं। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, फिर से मैं दोहराता हूं कि हम अपने रिजर्व संसाधन को उपभोग करके अपने भौतिक लालसा की जो वो कर रहे हैं, उससे बेहतर ये होता कि हम अपने रिसर्च पे खर्च करते, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वह विश्व स्तर
ये माइंडसेट है। क्योंकि आप देखते हैं कि सीईओ जो है, बहुत सारे कंपनी के सीईओ इंडिया से। सरकार क्या कर रही है, आप देखेंगे कि आप आर्थिक विषमता, जैसे आर्थिक विषमता को प्रमोट करने के चक्कर में, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इकोनॉमी को देने के चक्कर में देश का तियापाचा कर रही है। मेरा मानना ये है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि जो जीडीपी का अभी आईएमएफ ने जिस तरह से वो किया है, आपके पास अरबपतियों खरबपतियों की कमी नहीं है, और दूसरी तरफ आप देश के 80 से 85% लोगों को आप राशन दे रहे हैं। ये बहुत विषम परिस्थितियां पैदा कर रही है सरकार। तो आप प्राकृतिक संसाधन जो हमारे अक्षुण्ण हैं, उनको उपभोग करके पर कैपिटा इनकम या बिजनेसमैन को आप प्रमोट कर रहे हैं। इसके दूसरे परिणाम ये हो रहे हैं कि आपका पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ जा रहा है। मुझे लगता है कि सर ने जिस तरह से बातें कही कि विशेषज्ञों की राय बिल्कुल जरूरी थी और जरूरी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके बेगूसराय के जिले में एक झोपड़ी में अमेरिका की कंपनी आती है और उस बच्चे को पिकअप करती है, क्योंकि उसे पता है कि इसका जो मतलब वो है इंटेलिजेंस लेवल है वो विश्वस्तरीय है। क्या हम अपने यहाँ इस तरह से अपने यहाँ ऐसा कर पाते हैं? हम पक्षपात करते हैं, परिवारवाद करते हैं। कम गुणवत्ता वाले लोगों को हम सिस्टम में बैठा देते हैं, जिसका परिणाम देश भुगतता है, और देश भुगतता है तो हम सब भुगतते हैं। तो मेरे ख्याल से इन बातों को समझना होगा। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है वह कृषि और पशुपालन पर आधारित इसकी अर्थव्यवस्था है। एक मुर्रा भैंस आपको जानकर आश्चर्य होगा 22 से 24 लीटर दूध देती है, और वहां से हरियाणा और पंजाब से दक्षिण भारत के बहुत सारे स्टेट में यहाँ से प्रत्येक दिन ट्रकों का ट्रक जो है वो पशु जाते हैं। तो ये जो पशुपालन उद्योग का दर्जा ले चुका है वो हरियाली की वजह से यह सब जो है बेकार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप भारत को पंगु बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह सर ने कहा कि विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, मुझे लगता है, आप बताइए कि एक समय था कि सर को जानकारी है कि अकेला पंजाब आधे हिंदुस्तान को खिलाता था। तो मेरा कहना ये है, हाँ जी वाइंड अप कर दीजिए। एक तथ्य जो है दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिसको कि हम ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आप एक कड़ी को तोड़ेंगे तो पूरा बिखर जाएगा। जी, चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक कड़ी को तोड़िएगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। अंतिम सवाल, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया है। शिमुनी जी, अब आप बता दीजिए कि क्या आपके मन में या आपको क्या लगता है, कोई सुझाव हो तो बताइए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लोग भी सुरक्षित रहे, दिल्ली एनसीआर भी ठीक रहे, उत्तर भारत की भी स्थिति ठीक रहे, बिहार भी ठीक रहे। सरकार को किस नीति को लेकर आगे चलना चाहिए? आपको जानकारी होगी कि दिल्ली विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में दूसरा बड़ा शहर है एनसीआर, और ऐसा लग रहा है जिस गति से दिल्ली के एनसीआर में जो बसाव हो रहा है, आने वाले 10 या 15 वर्षों में यह विश्व का सबसे बड़ा शहर टोक्यो से भी आगे निकल जाएगा। दूसरा चीज है, विश्व की अभी सबसे अच्छी प्लानिंग जो अर्थ डे में 1992 में तय की गई थी रायो डी जेनेरियो ब्राजील में, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और भारत सरकार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसी का अनुपालन करना चाहिए। अगर सरकार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसे अनुपालन नहीं करेगी तो आप और हम जो अभी हम लोग हैं, केवल हम लोग अपना विचार ही विनिमय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को नीतिगत अधिकार नहीं है। लेकिन यह है कि विचार विनिमय ही जनमानस में जाता है, और भगवान करे कि हम लोगों का विचार विमर्श
जनमानस में जाए, भारत सरकार को, पक्ष और विपक्ष को, सबको भगवान सद्बुद्धि दे कि अरावली जो भारत के लिए प्रकृति का वरदान है वो वरदान ही रहे, उसे अभिशाप नहीं बनाया जाए। जी, यानी कि आज की जो बहस हमने की, चर्चा की, वो बहस साफ करती है कि अरावली का मुद्दा किसी एक फैसले या एक सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। सरकार भरोसा दिला रही है कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि एक बार पहाड़ और जंगल कमजोर हुए तो उन्हें वापस लाना नामुमकिन होगा। जरूरत है पारदर्शी नियमों, सख्त निगरानी और जमीनी स्तर पर ईमानदार अमल की, क्योंकि अगर अरावली सुरक्षित रही तो सिर्फ पहाड़ नहीं बचेंगे, दिल्ली एनसीआर की हवा, पानी और जीवन भी बचेगा। यही इस बहस का असली कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। शिवमुनि जी आप जुड़े, चंद्रशेखर जी आप जुड़े, संदीप आप जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस मुहिम में हम भी लगेंगे और अरावली बचे, और अरावली जब बचेगी तो जो मानव, जो इंसान है वो भी बच पाएगा। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे, जो जिस हैसियत में है। अगर हम पत्रकार हैं या हम एक चैनल चलाने वाले मीडिया के लोग हैं, सर जैसे विद्वान लोग हैं, तो हम कम से कम इसी माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 2 लोग सुने, 200 लोग सुने, 2 लाख लोग सुने, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी बात करेगी, अपनी मनमानी करेगी। लोकतंत्र में कम से कम हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, जीवन का सवाल है, और जिंदगी जीने का अधिकार सबको है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग चर्चा नाउ देख रहे हैं वो भी इस मुहिम में शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी और मुद्दे पर बात होगी, चर्चा होगी, लेकिन ये मुहिम जारी है। नमस्कार।